नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है शंकर बामजी द्वारा लिखा गया किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का दूसरा अध्याय, बदले की भावना। बसंत के घर से काफी दूरी पर एक कुआं था। दादी माँ के बस की बात नहीं थी कि कुएं से पानी भरती, इसलिए यह काम लता को ही करना पड़ता था। बेचारी लता के बस की बात कहाँ थी कि पानी से भरी बाल्टियां ढोकर लाए, लेकिन मजबूरी थी। अगर उसकी माँ जीवित होती तो वह अपनी लाडली बेटी को यह काम हरगिज न करने देती। अगर असली दादी होती तो वह पोती से यह काम न करवाती। जिस दिन लता पानी लाने में टालमटोल करती, उस दिन बुढ़िया उसे स्कूल नहीं जाने देती या फिर बसंत को पानी ढोना पड़ता। उस दिन कुएं में डोल डालकर लता पानी भर रही थी। पास ही बसंत खड़ा कुछ बीन बीन कर अपनी जेब में भरता जा रहा था। डोल खींचते खींचते लता ने चौंक कर उसकी ओर देखा और पूछा, क्या कर रहे हो भैया? बसंत एकदम चौंक गया। उसे पता न था कि कोई उसे देख रहा है। वह चाहता भी नहीं था कि कोई उसे देखे और टोके। लता की आवाज सुनते ही उसने हाथ में उठाए कंकड़ फेंक दिए और बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन उसकी उभरी हुई जेब बता रही थी कि उसने उसमें कोई चीज भर रखी है और वह उसे छिपाना चाहता है। लता कब मानने वाली थी? वह कह उठी, नहीं बसंत, तुमने जेब में जरूर कुछ छिपा रखा है। बताओ क्या है? कुछ नहीं लता, कुछ नहीं। मैं तो यूं ही कुछ खेल रहा हूँ। आज रविवार है ना, छुट्टी का दिन है। तुम खा पी कर मेरे साथ चलोगी? कहाँ चलोगे? बेर तोड़ने। तुझे छोटे छोटे बेर, लाल बेर अच्छे लगते हैं ना? हाँ लगते हैं, चलूंगी। लेकिन पहले यह बताओ कि जेब में क्या है? तुझे मेरी सौगंध बता, लता ने डोल खींचकर कुएं की पटिया पर रखते हुए कहा। बसंत के पास बताने के सिवाय कोई चारा ना था। उसने जेब से तमाम कंकड़ निकालकर जमीन पर डाल दिए और कहा, ले देख ले, मैंने क्या भरा था अपनी जेब में। कंकड़ों को देख लता को आश्चर्य हुआ। पूछा, लेकिन भैया तुमने इतने सारे कंकड़ किस लिए जमा किए हैं? आखिर कंकड़ों का तुम करोगे क्या? बसंत सोच में पड़ गया कि वह लता को क्या बताए। तभी उसके दिमाग में उपाय सूझा। वह हंसकर बोला, लो बहन जी, यह भी बताना होगा कि कंकड़ क्यों जमा किए थे, तब तो बड़ी मुसीबत है। मुसीबत हो या और कुछ, तुझे बताना ही होगा। यह कहकर लता मुंडेर पर बैठ गई। तो सुनो। पीछा छुड़ाने के विचार से बसंत बोला, बेर गिराने के लिए बेर चाहिए तो कंकड़ मारने होंगे, तभी बेर हाथ लग सकते हैं। लेकिन कंकड़ों की क्या जरूरत है? लाठी मारते ही बहुत से पके पके बेर नीचे आ गिरेंगे, लता ने सहज भाव से कहा। बसंत भड़क उठा, बोला, अच्छा बाबा, फेंक दिए सारे कंकड़। अब तो जल्दी से काम निपटा लो, नहीं तो घर लौटने में देर हो जाएगी। तो लो, अभी भरती हूँ पानी, अब रह ही कितना गया है। बस यूं निपटाया और वह जल्दी जल्दी डोल उठाकर पानी भरने लगी। पानी भरकर जब लता घर की ओर चली गई तो बसंत दौड़कर जमींदार के बंगले के आगे जा पहुंचा। उसने चारदीवारी पर चढ़कर देखा, रानी बगीचे में खड़ी फूल तोड़ रही थी। बसंत ने धीरे से आवाज दी, रानी, और वह नीचे की ओर झुक गया। रानी ने फूल तोड़ते तोड़ते इधर उधर नजर दौड़ाई, पर उसे कोई दिखाई न दिया। वह पुनः फूल तोड़ने में खो गई। बसंत ने उठकर दोबारा आवाज लगाई, रानी। रानी ने रुककर फिर देखा, पर कोई दिखाई न दिया। इसी तरह बसंत ने कई बार उसे छकाया, पर एक बार रानी ने उसे देख ही लिया। अब बसंत को प्रकट होना पड़ा। वह नीचे उतरकर बगीचे में उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और रानी की ओर घूर कर देखने लगा। रानी ने ऐंठ कर पूछा, यहाँ क्यों आया है? जा अपने घर, नहीं तो तेरी दादी से कह दूंगी। लेकिन बसंत यह सब सुनने के लिए नहीं आया था। वह बोला, पहले मुझे यह बता कि तूने उस दिन लता को अपने छाते में क्यों नहीं लिया? रानी ने उसी अकड़ में उत्तर दिया, मेरी मर्जी। तू कौन होता है मुझसे कहने व पूछने वाला? मैं कौन होता हूँ? यह जानना चाहती हो तो सुन। अगर मेरी बहन को तूने कभी इस तरह से दुत्कारा तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। बसंत ने क्रोध से कहा। उसका पारा चढ़ गया था। रानी ने उसकी परवाह न की। वह भी ऐंठ कर बोली, जा जा, बड़ा आया धौंस दिखाने। अगर मेरे बदन को जरा भी छुआ
तो छठी का दूध याद न दिलाया तो रानी नाम नहीं मेरा। इतना कहकर उसने बसंत की ओर एक कंकड़ फेंककर मार दिया, जो बसंत के माथे में लग गया। बसंत आपे से बाहर हो गया। उसने दांत पीसकर कहा, अच्छा यह बात है तो मजा चखा ही दूं। और कहकर उसने बड़े बड़े कंकड़ निकालकर उस पर मारने शुरू कर दिए। अचानक एक भारी कंकड़ रानी के सिर पर लगा। उसका माथा फट गया, उसमें से खून गिरने लगा। रानी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़कर आ गए। पूछने पर जब मालूम हुआ कि यह शरारत बसंत की है, तो जमींदार के लोग बसंत के घर की ओर भागे। पर बसंत वहां कहाँ था? वह तो वहां से कभी का नदारद हो चुका था। वसंत ने जब रानी के माथे से खून निकलता हुआ देखा तो वह घबरा गया। क्या करने आया था और क्या हो गया? वह चाहता था कि घमंडी रानी को धमकाऊं, उसे कह दूं कि वह आइंदा लता को अपनी छतरी में ले लिया करे। लेकिन वहां आने पर कुछ और ही हो गया जो वह नहीं चाहता था। रानी के माथे पर खून देखकर उसके होश उड़ गए। वह डर के मारे वहां से भाग गया। दादी माँ के विकराल रूप ने उसे पसीना पसीना कर दिया। घर ना जाकर वह गांव के बाहर मंदिर के खंडहरों में जा छिपा। शाम ढल रही थी, हवा में ठंडक भरती जा रही थी। वैसे भी बरसात का मौसम था। वसंत सोच में डूबा हुआ था। वह चाहता था कि घर जाकर दादी माँ से और जमींदार साहब से क्षमा मांग ले, पर दादी माँ का भय उसे लग रहा था। ना जाने वह क्या कर बैठे। तभी उसे कुछ शोर सुनाई दिया। उसने खंडहरों की ओट में से छुपकर छेद से झांककर देखा। कुछ लोग हाथों में लाठी लिए उसी ओर आ रहे थे। फिर उसने कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन पुलिस शब्द के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। पुलिस का नाम कान में पड़ते ही उसे अज्ञात भय ने घेर लिया। वह सोचने लगा, अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो खूब मारेंगे। हो सकता है पुलिस के हवाले कर दें। पुलिस के सिपाही मार मार कर मेरी खाल उधेड़ देंगे। सोचते सोचते वह खंडहरों से निकलकर फिर जंगल की ओर भागा। वह भागता रहा। खंडहर बहुत पीछे छूट गया। बसंत पूरी तरह हांफने लगा। खेतों को पार कर वह एक पेड़ के नीचे आ खड़ा हुआ। उसने भारी मन से चारों ओर निगाह दौड़ाई। उसके सामने प्रश्न था, कहाँ जाए, क्या करे। इसी उधेड़ बुन में वह काफी देर तक नींद के नीचे खड़ा रहा। रह रहकर उसके मन में अनेक विचार आए। उसने सोचा, चलकर दादी माँ के पैरों में गिरकर क्षमा मांग लो। वह शायद पसीज कर तुम्हें माफ कर दे और तुम आगे आने वाली मुश्किलों से छुटकारा पा सको। पर तभी दूसरा विचार झकझोर कर कहता, नहीं, अब घर वापस लौटना संभव नहीं। दादी माँ तेरी सगी माँ तो है नहीं, जो अपने दिल के टुकड़े के अनगिनत अपराध अपनी झोली में समेटकर कुछ नहीं कहेगी। वह प्यार करती है, दुलार करती है। यह दादी माँ बड़ी निर्दयी और हेक्कड़ है। जमींदार ने जरूर उसे फटकारा होगा, भला बुरा कहा होगा, नौकरी से दादी माँ को अलग करने की धमकी दी होगी। अगर तू घर गया तो दादी माँ वह तमाम गुस्सा तुझ पर उतारेगी। नीम की टहनी से मार मार कर तेरा भुर्ता बना डालेगी। तुझे स्कूल नहीं जाने देगी। यह भी हो सकता है कि जमींदार को तेरे आने की खबर लग जाए और वह तुझे पकड़वा कर पुलिस के हवाले कर दे। और पुलिस के डंडों की मार वे बड़ी बेरहमी से पीटते हैं। उसे याद आया, भोंदू ने एक बार दुकान से 10 रुपए उठाए थे तो मालिक ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने डंडों से उसे इतना मारा था कि कई जगह से उसका शरीर फट गया था और खून बहने लगा था। उसके हाथ पैर और पीठ नीली हो गई थी। उस दृश्य को याद करते ही वह सिर से पैर तक कांप गया। फिर वह आगे बढ़ा। काफी रात हो गई थी। चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। झिंगुरों का करुण क्रंदन सारे जंगल में गूंज रहा था। बरसाती मेंढकों की टर टर की आवाज उसे सूनेपन में भय उत्पन्न कर रही थी। थोड़ी देर सोचकर बसंत ने आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया। वह पास ही पीपल के पेड़ पर बैठकर आराम करने लगा। उसका बदन थककर चूर चूर हो गया था, लेकिन पेड़ पर वह अधिक देर तक चुपचाप न बैठ सका। उसको दुबली पतली लता की याद सताने लगी। वह कैसी होगी, क्या करती होगी, उसने भोजन किया होगा या नहीं, अनेक विचार उसके मन में मंडराने लगे। मन उसे समझाने लगा,
लता तुझसे 2 साल छोटी है। दादी माँ उसका ख्याल नहीं करती। अगर तू भी उसकी देखभाल नहीं करेगा, उसका ख्याल नहीं रखेगा, तो वह बेचारी जिएगी कैसे? उसके सुख दुख को कौन सुनेगा? माँ बाप के गुजरने के बाद अब तू ही तो उसका सब कुछ है। और इन विचारों ने उसको परेशान कर डाला। बहन के प्यार ने उस पर विजय पा ली। अपनी लाडली बहन को देखने के लिए वह उतावला हो उठा। तुरंत पेड़ से नीचे उतरकर वह वापस लौटा। चांद बादलों की ओट से बाहर निकलकर रोशनी बिखेर रहा था। बसंत भी उस रोशनी के साथ साथ आगे भागने लगा। जब बसंत घर के पास पहुंचा तो चंद्रमा बादलों में जा छिपा था। सफेदी से पुता उसका मकान तालाब में खिले कमल की तरह दिखाई दे रहा था। चुपके से वह द्वार पर गया। द्वार अंदर से बंद था। कमरे के साथ रसोई घर था। रसोई घर के दरवाजे से कमरे में जाया जा सकता था। रसोई का दरवाजा खुला था। जब बसंत घर पहुंचा तो चंद्रमा पूरे यौवन पर था। उसने जरा सा अंगूठी से दरवाजा खिसकाया। दरवाजा खुला। चांद की रोशनी कमरे में फैल गई। दादी माँ को गहरी नींद आई हुई थी और वह नींद में खर्राटे ले रही थी, पर लता जाग रही थी। बसंत के बारे में तरह तरह की बातें सोचती हुई वह तड़प रही थी। बसंत दबे पैर अंदर घुसकर दरवाजे की ओट में खड़ा हो गया। लता ने चंद्रमा के उजाले में बसंत को पहचान लिया। वह एकदम उठ खड़ी हुई और बसंत की बाह को पकड़कर बाहर ले गई। दोनों भाई बहन घर के बाहर पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। लता के चेहरे पर आज पहली बार उसने खुशी देखी। लता खुशी के मारे रो पड़ी। बोली, भैया तुम कहाँ चले गए थे? मैं घर से चला गया था लता, और अब वापस नहीं आऊंगा। बसंत ने भरे गले से कहा। लेकिन तुमने रानी को पत्थर क्यों मारा? उसने तुझे छाते में जगह क्यों नहीं दी? और मैंने जब उससे इसका कारण पूछा तो मुझे कंकड़ मारा। मैं भी आपे में नहीं रह सका और मेरा उसे मारने का इरादा नहीं था। लता रुआंसी होकर बोली, तुम चले गए तो दादी माँ ने मुझे बहुत मारा। अब भी मेरे हाथों और पीठ पर छड़ी के निशान हैं, देख लो। कहकर उसने अपनी पीठ खोलकर दिखा दी। देखकर बसंत को बहुत ताव आया। बोला, दादी माँ ने तुझे क्यों मारा? वह पूछने लगी, बसंत कहाँ गया? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। तब वो बोली, तुझे सब कुछ मालूम है पर बताना नहीं चाहती। तुम भाई बहन दोनों की मिली भगत है। जब तक तुम दोनों की ठीक तरह से ठुकाई नहीं होगी तब तक तुम बाज नहीं आओगे। कहकर उसने छड़ी से खूब मारा। अच्छा, बसंत ताव खाकर बोला, इसीलिए मैं इस बुढ़िया के पास नहीं रहना चाहता। यह न तो हमें अच्छा खाना देती है और न ही पहनने के लिए कपड़े ही देती है। अगर कोई चीज मांगो तो धुतकार देती है। पढ़ने के लिए किताबें भी पूरी नहीं है। अच्छे नंबर लाओ तो कैसे? लेकिन अगर तुम घर छोड़ दोगे तो क्या यह सब मिल जाएगा? वह मैं नहीं जानता, पर कम से कम दादी माँ की झिड़कियां तो हरदम सुनने को नहीं मिलेंगी। और मैं तेरी हालत भी नहीं देख सकता। तू दिन भर काम करती है, कभी स्कूल जाने के लिए समय नहीं मिलता, फिर भी दादी माँ कभी खुश नहीं होती। इसलिए अब मेरा इस घर से निकल जाना अच्छा है। तुम नहीं जाओ भैया, हम दोनों यही रहेंगे। दादी माँ को कर लेने दो अपनी मनमानी, कभी तो उसका दिल पिघल जाएगा। हमारे अच्छे दिन एक ना एक दिन जरूर आएंगे। नेहरू चाचा भी बच्चों से यही कहते थे, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, काम से जी नहीं चुराना चाहिए। जो मुसीबत का हिम्मत से मुकाबला करता है उसे सफलता और सुख जरूर मिलता है। तब बसंत ने उसे पुलिस का वाकया बताया। पुलिस का नाम सुनते ही बेचारी लता भय से कांप उठी। वह अपनी इच्छा दबाकर कह उठी, तो जरूर जाओ भैया, पर अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही तुझे भी ले जाऊंगा। तेरे लिए एक सुंदर छाता भी लेता आऊंगा, बिल्कुल रानी जैसा। सुनकर लता की आंखें खुशी से चमक उठी। सहसा लता को बुढ़िया की खांसी सुनाई दी। वह बगैर कुछ कहे अंदर चली गई और चुपचाप अपने बिस्तर पर जा लेटी। थोड़ी देर बाद उसने नींद में सपना देखा। रानी की तरह उसके हाथ में वैसा ही छाता है और वह पाठशाला जा रही है। बसंत बोझिल मन से बाहर निकल गया। बसंत पगडंडी पर बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। चारों ओर लंबे चौड़े सुनसान खेतों, चांदनी और सर्द हवा के सिवाय और कुछ नहीं था। चलते चलते उसे बहुत देर हो गई थी। उसका शरीर थकान से बुरी तरह टूट रहा था, इसलिए वह सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया।
उसकी आंखें नींद के बोझ से झुकी जा रही थी। कुछ देर बाद वह वहीं सो गया, पर अधिक देर तक नहीं सो सका। बार बार हवा के थपेड़े उसे झकझोर देते और रात का सन्नाटा उसके मन को डरा देता था। ठीक उसी समय एक तीखी खड़खड़ाहट चारों ओर गूंज उठी। उसके साथ तेज रोशनी की कुछ लकीरें भी जैसे आगे बढ़ रही थी। बसंत उठकर बैठ गया। उसका मन तेजी से धड़कने लगा। एक मन उसे डराने लगा, कहीं पुलिस की टोली तो नहीं आ रही है। इस विचार से उसका शरीर एक बार की कांप उठा। उसे पसीना आ गया। थोड़ी ही देर में आवाज और रोशनी बिल्कुल नजदीक आ गई। बसंत एकदम खड़ा हो गया, किंतु देखकर उसे खुद पर हंसी आ गई। उसने देखा वह एक भारी भरकम बैलगाड़ी थी। गाड़ी के नीचे एक लालटेन लटक रही थी। उसकी तेज रोशनी हर हचके के साथ उचक कर दूर तक पहुंचती थी। उसे देख बसंत के मन को कुछ राहत मिली। कुछ देर वह गाड़ी की ओर देखता हुआ कुछ सोचता रहा। अभी तक उसने कुछ निश्चय नहीं किया था कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ रहना है। फिर न जाने क्या सोचकर वह वहां से उठकर ऊबड़ खाबड़ पगडंडी पर बैलगाड़ी के पीछे हो लिया। उसका सारा शरीर थकान से दर्द कर रहा था। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, इस कारण उसे और अधिक तकलीफ महसूस हो रही थी। उसने पीछे से चलते चलते गाड़ी में झांक कर देखा। गाड़ीवान गहरी नींद में सो गया था। बैल संकरे रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। गाड़ी के अंदर कोई सामान नहीं था। सारी गाड़ी खाली थी। मन को दृढ़ कर वह गाड़ी से लटक गया, फिर धीरे से बाड़ फांदकर अंदर घुस गया। नींद उसे बेहद सता रही थी। उसने थोड़ा घास फूस नीचे बिछा लिया और चुपचाप लेट गया। कुछ ही देर बाद उसके शरीर में गर्माहट आ गई और वह भी मीठी नींद की बाहों में सो गया। लगभग 3 घंटे बाद बैलगाड़ी बस्ती के किनारे आ लगी। तब पौ फटने का समय हो गया था और सुबह का प्रकाश धरती पर फैलने लगा था। बुधवार का दिन था। हर बुधवार को संदलपुर गांव में बड़ी मंडी लगती थी, इसलिए आज वहां काफी चहल पहल थी। विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। गाड़ीवान को गाड़ी से कोई चीज लेनी थी, अतः उसने गाड़ी में बैठे बैठे गाड़ी के अंदर हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ बसंत के सर को छू गया। उसने घूमकर देखा तो एक लड़के को गाड़ी में सोता देखा। उसने घास हटाकर बसंत को जगाया। चोर कहीं का, वह जोर से चिल्लाया। चोरी करने आया था, कहकर एक चाबुक उसके शरीर पर कस दिया। चाबू से बसंत का तमाम आलस्य हवा हो गया। उसने तिलमिलाकर कहा, भैया मुझे मत मारो, मैं चोर नहीं हूँ। मैं जंगल में रास्ता भटक गया था। रात में डर लगने लगा, इसलिए गाड़ी में आ बैठा। नींद लगी तो सो गया। वह ऊंचा भारी हट्टा कट्टा देहाती था। उसका रंग काला था, आंखें भी डरावनी थी और सिर पर साफा था, पर दिल उसका दयालु था। बसंत की बात सुनकर वह मन ही मन पसीज गया। सोचने लगा, ठीक ही तो कहता है लड़का। अगर चोरी करने गाड़ी में घुसता तो इस कदर निडर होकर सोता नहीं। फिर चुराने के लिए गाड़ी में माल भी तो नहीं था। यह सोचकर उसने पूछा, कौन गांव के रहने वाले हो? बसंत ने सहम कर कहा, आंतरिका। तुम्हारा नाम? मेरा नाम चंदन है। बसंत ने पुलिस के डर से मन में सोचकर कहा। अब उसने सदा के लिए अपना नाम चंदन ही रखने का निश्चय किया। गाड़ीवान बुदबुदाया, चंदन, बड़ा अच्छा नाम है चंदन, लेकिन यहाँ किस लिए आए हो? यूं ही, अपने दोस्त के पास। गाड़ीवान हंसा। उसने जेब में से अठन्नी निकालकर उसके हाथ पर रख दी और बोला, यह लो, सामने चाय की दुकान है, चाय और बिस्कुट खाओ, फिर अपने दोस्त के पास चले जाना। कहकर वह अपने काम में लग गया। चंदन मन ही मन उसे धन्यवाद देता हुआ दूर हटकर एक पेड़ के नीचे आ खड़ा हुआ। उसका मन बहुत हल्का हो गया था। अब न उसे दादी माँ का भय था, न पुलिस की मार का। वह स्वतंत्र था। उसने मुट्ठी खोलकर देखा, अठन्नी चमचमा रही थी। उसे भूख लगी थी, अतः वह होटल में घुसा और बोला, एक चाय। उसने बेंच पर आराम से बैठकर चाय पी। थकान दूर हो गई। मालिक से बाकी पैसे लेकर वह वहां से चल दिया। अब उसके सामने सबसे गंभीर समस्या थी पेट की।
पेट की आग बुझाने के लिए कम से कम 8-12 आने रोज तो चाहिए ही। वो कैसे मिलेंगे, कहाँ से आएंगे? तो दोस्तों, यह था किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का दूसरा अध्याय। अब मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए अलविदा।